गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है रामेश्वर विश्वम्बर। मैं NSTI मुंबई में टर्नर ट्रेड से हूँ। तो आज की डेट है 4 मई। 4 मई 2020। हमारा सब्जेक्ट है थ्योरी। हमारा सब्जेक्ट है थ्योरी। तो बच्चों, हमने इससे पहले लेक्चर में देखा कि लेथ मशीन के पार्ट्स कौन से होते हैं, यानी हमने लेथ मशीन के बारे में इंट्रोडक्शन देखा। उसमें हमने लेथ मशीन के अलग अलग पार्ट की इंफॉर्मेशन ली। उसके पार्ट कौन से कहाँ पर होते हैं, उस हर एक पार्ट का कार्य क्या होता है, इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन देखी है। हर एक पार्ट का जो कार्य है वो अलग अलग था। उन उन सब पार्ट मिलकर लेथ मशीन बनाई थी। जिस प्रकार हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट है, उसी प्रकार लेथ मशीन के अलग अलग पार्ट है। लेथ मशीन पर कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, इसके बारे में भी हमने इंफॉर्मेशन ली थी। तो बताओ कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं लेथ मशीन पर? यस, 4 प्रकार के मैंने आपको बताए थे। उसका मैंने शॉर्टकट भी बताया था। सरफेसिंग, स्लाइडिंग, स्क्रू कटिंग और कोनिकल टर्निंग, यानी SSC। ये 4 प्रकार का ऑपरेशन किए जाते हैं। लेकिन ये सब ऑपरेशन करने के लिए आपके पास वो जो ऑपरेशन करना है आपको, उसके लिए आपके पास कटिंग टूल भी होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कटिंग टूल। nomenclature of cutting tool of कटिंग टूल। अब आप मुझे बताओ कटिंग टूल होते क्या है? कटिंग टूल, तो कटिंग टूल यानी क्या? जिससे हम काटने का कार्य करते हैं। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे कि आपको घर में सब्जी काटनी है, तो आप सब्जी को काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही आपको यदि बाल काटने हैं या कुछ धागा वगैरह काटना है, तो आप उसके लिए कैंची का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये क्या हो गए आपके कटिंग टूल। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो आपकी जो कंपास रहती है, ड्राइंग निकालने के लिए आप पेंसिल का यूज करते हो, तो वो पेंसिल क्या हो गई, आपका एक मटेरियल हो गई। और उसको यदि शार्प करना है तो आप क्या करते हैं, उस टाइम शार्पनर का यूज करते हैं। यानी शार्पनर क्या होगा, ये कटिंग टूल हो गया। वो पेंसिल को, आपके जो पेंसिल है उसको एक डेफिनाइट शेप देकर उसको शार्प बनाने का कार्य करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है कटिंग टूल, इसमें हम देखने वाले हैं कटिंग टूल का नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन ऑफ नोमेनक्लेचर। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, पार्ट्स ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। उसके बाद हम देखने वाले एक ऑर्थोगोनल कटिंग
ऑब्लिक कटिंग, ऑब्लिक कटिंग। फिर लास्ट में हम देखेंगे एंगल ऑफ कटिंग टूल, एंगल ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो टर्नर ट्रेड में या फिर लेथ मशीन पर आपको एक बहुत ही अच्छे से वर्क करना है या फिर मान्यता हासिल करनी है, तो आपको सबसे पहले सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या जो भी आप कटिंग टूल यूज करने वाले उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तभी आप लेथ मशीन पर महारत हासिल कर सकते हो। तो आज का हमारे टॉपिक में हम देखेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के पार्ट्स कौन से होते हैं, उसके बाद देखेंगे हम जो उसको एंगल प्रोवाइड किए जाते हैं, वो एंगल क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके कौन से एंगल है वो देना क्यों जरूरी है, वो भी आज हम देखेंगे। उसी के साथ हम जो मशीनिंग की जो क्रिया रहती है मटेरियल रिमूव करने की, एक ऑब्लिक और एक ऑर्थोगोनल कटिंग, वो भी हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले मैंने बताया नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन। नोमेनक्लेचर यानी क्या? नोमेनक्लेचर इज द सिस्टमैटिक नेमिंग, नोमेनक्लेचर इज द सिस्टमैटिक नेमिंग फॉर पार्ट्स एंड एंगल ऑफ कटिंग टूल। क्या? सिस्टमैटिक नेमिंग यानी एक सिस्टमैटिक आपको उसको क्या करने का है, नाम देने का है, जो कटिंग टूल के वेरियस पार्ट्स है और उसके जो अलग अलग एंगल है। तो क्या? सिस्टमैटिक नेमिंग फॉर वेरियस parts and angle of cutting tool, कटिंग टूल। तो आपको समझ में आई क्या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के जो नोमेनक्लेचर, उसकी डेफिनेशन क्या? सिस्टमैटिक नेमिंग फॉर वेरियस पार्ट्स एंड एंगल ऑफ कटिंग टूल। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। यदि आप कौन सा भी कटिंग टूल लोगे तो वो एक तो सिंगल पॉइंट में आएगा या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में आएगा। तो सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान से सुनिए। ये हो गया आपका कटिंग टूल। कटिंग टूल को दो पार्ट में, दो भागों में डिवाइड किया है, क्लासिफाई कर दिया है। सबसे पहला है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। मैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एसपी सिटी के सिटी लिखता हूँ और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को एमपी सिटी लिखता हूँ, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यानी क्या? जिसको सिर्फ एक और एक पॉइंट होता है, ऐसा नहीं है, ये आप गलत है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यानी उसके नाम पर नहीं जाने का। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यानी कटिंग की क्रिया करते समय सिर्फ एक एज से ही कटिंग की क्रिया होती है, यानी सिर्फ उसको क्या एक एज होगी क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो कटिंग टूल है उसको एक से ज्यादा भी कटिंग एज हो सकती है, लेकिन कटिंग की क्रिया एक ही एज से होंगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये देखो, ये मेरे हाथ में है ये कटिंग टूल, इसको मैंने दिखाया है, ये एक कटिंग टूल, ये एक कटिंग एज और ये एक कटिंग एज है। तो जब आप इसको वर्क पीस पर जब आप मटेरियल रिमूव करोगे उस टाइम कौन से भी टर्निंग की क्रिया करोगे या फेसिंग की क्रिया करोगे तो कौन से भी एक ही एज से
कटिंग की क्रिया होती है। उसी के साथ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, अब इसका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल क्या आएगा हमारा, जो कटिंग टूल है वो कटिंग टूल। उसके बाद मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, इसको हमने देखा सिर्फ टू कट मटेरियल by using only one cutting edge, उसके बाद देखेंगे हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यानी क्या, जब आपको मटेरियल काटना है, जब आपको मटेरियल रिमूव करना है, या फिर तो उस टाइम जो कटिंग एज होती है वो एक से ज़्यादा कटिंग एज का यूज कर कर जब आप मटेरियल काटने की क्रिया करते हैं तो उसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहा जाता है। जैसे कि ड्रिल, रिमर, ग्राइंडिंग व्हील। इसमें क्या होता है, ड्रिल को एक साथ आप क्या करते हो, एक से ज़्यादा कटिंग एज यानी दो कटिंग एज है वो एक साइड एक टाइम एट अ टाइम काटने की क्रिया करती है। रिमर को आप देखेंगे, इसको भी बहुत सारी कटिंग एजेस होती है जो एक साथ ही मटेरियल काटने का कार्य करती है। उसके बाद ग्राइंडिंग व्हील देखेंगे तो उस पर जो एम्ब्रेस रहते हैं वो भी एक साथ ही मटेरियल रिमूव करने का कार्य करते हैं। तो इसका एग्जांपल आएगा ड्रिल बिट, ड्रिल, रिमर, उसके बाद ग्राइंडिंग व्हील, इसको क्या कहा जाता है, टू रिमूव मटेरियल बाय यूजिंग more than one cutting edge, more than one cutting edge। तो आपको समझ में आया सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है। तो जल्दी राइट डाउन कर लीजिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में जो डिफरेंस है वो। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यानी क्या, जिसको कटिंग की क्रिया करते समय सिर्फ एक कटिंग एज का यूज किया जाता है। और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यानी क्या, जो कटिंग की क्रिया करते समय एक से ज्यादा कटिंग एज का यूज किया जाता है। इसमें हम देख, इसमें आता है हमारे जो लेथ मशीन पर जो कटिंग टूल यूज करते हैं वो, और इस पर आता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यानी ड्रिल, रिमर, ग्राइंडिंग व्हील। तो आपको समझ में आया होगा, आपने राइट डाउन कर लिया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब हमारा जो टॉपिक है वो ही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का है, इसलिए हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल देखेंगे। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। ये देखो, अब आपको यहाँ पर एक ड्राइंग दिखाई दे रही होगी, इसमें आपको बहुत सारे एंगल वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या है, ये क्या है, ये इसको अलग अलग एंगल है और इसके अलग अलग पार्ट भी है। तो आज हम इसको बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। इसके लिए मैंने कुछ मॉडल भी तैयार किए हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आए। तो इसके लिए मैंने कुछ मॉडल भी बनाए हैं जिससे आपको जल्दी से जल्दी समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले हम देखेंगे अब
हमने देखा डेफिनेशन, नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन क्या थी, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अब हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। कटिंग टूल के जो पार्ट्स है वो देखेंगे। पार्ट्स ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है वो अलग अलग पार्ट से बना हुआ होता है, तो मैं आपको हर एक पार्ट बारीकी से बताऊंगा। उसको अलग अलग मैंने डिवाइड भी किया है, जो जिससे आपको जल्दी से जल्दी समझ में भी आएगा। इससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जब भी आपको कोई भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपके हाथ में दे दिया जाएगा तो आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप उसको समझ सकते हो। इतना अच्छा मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले रहता है शैंक। शैंक यानी क्या? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो पीछे का पोर्शन होता है, ये देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये है शैंक। ये जो आपको इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं शैंक। ये पूरा का पूरा पोर्शन इसको शैंक कहा जाता है। तो शैंक का कार्य क्या होता है? शैंक यानी जब आप कटिंग टूल को, जो कटिंग टूल होल्डर है उसमें आप क्लैम्प करते हो, तो जो पोर्शन आप कटिंग टूल होल्डर में बांध देते हो, होल्ड करते हो, उस टाइम जो भी पोर्शन होल्ड होता है उसको शैंक कहा जाता है। यानी शैंक इज द डेड पोर्शन ऑफ कटिंग टूल। क्या? शैंक यानी इट इज द डेड पोर्शन ऑफ कटिंग टूल। उसके बाद क्या है इसका कार्य? टू होल्ड द कटिंग टूल इन कटिंग टूल होल्डर। यानी ये जो है, ये कटिंग टूल को, जब कटिंग टूल होल्डर होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, कटिंग टूल को कटिंग टूल होल्डर में से बिठा देते हैं, और ऊपर से हम जब टाइट करते हैं तो ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन कटिंग टूल होल्डर में क्लैम्प हो जाता है और बाकी का बच जाता है। यानी जितना पोर्शन आपका होल्ड हो रहा है वो जितना पोर्शन होल्ड हो रहा है उसको शैंक कहा जाता है। और ये कोई भी मशीनिंग की क्रिया नहीं करता है, इसलिए इसको डेड पोर्शन कहा जाता है। इट इज नॉट यूज्ड टू मशीनिंग, क्रिया करने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद सेकंड है हमारा, आपको शैंक का समझ में आया? यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सेकंड है हमारा फ्लैंक। फ्लैंक फ्लैंक क्या होता है वो देखते हैं अब। शैंक होने के बाद जो भी पोर्शन बचता है, शैंक के बाद जो भी पोर्शन बचता है, ये देखो, ये हो गई हमारी शैंक, पूरी की पूरी शैंक गई। शैंक के बाद आगे जितना भी पोर्शन बचा है उसमें से जो ये साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज का नीचे का जितना भी पोर्शन है उसको फ्लैंक कहा जाता है। ये देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये पोर्शन ऐसा और ये पोर्शन, इसको बोलते हैं फ्लैंक। ये जो दो पोर्शन दिख रहे हैं आपको, इसको फ्लैंक कहा जाता है। ये एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सिर्फ देख लो, इसके नीचे और एंड कटिंग एज के नीचे का जो पोर्शन उसको फ्लैंक कहा जाता है। फ्लैंक का कार्य क्या? फ्लैंक जो है वो इट इज द फेस ऑफ कटिंग टूल। जो दो कटिंग एज है उसके नीचे का जो पोर्शन उसको फ्लैंक कहा जाता है। फ्लैंक दो प्रकार की होती है,
जो साइड कटिंग एज के नीचे उसको मेजर फ्लैंक कहा जाता है, और जो एंड कटिंग एज है उसके नीचे उसको माइनर फ्लैंक कहा जाता है। दो प्रकार के फ्लैंक है, कौन से आपको कोई एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कितने प्रकार की फ्लैंक होती है, या तो फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो मेजर फ्लैंक है वो किसके नीचे होती है। तो जो मेजर दो टाइप है, इट इज टू टाइप्स। कौन से? वन इज मेजर फ्लैंक और सेकंड है माइनर फ्लैंक। इन दो फ्लैंक को मिलकर उसका कटिंग टूल को दो फ्लैंक होती है, एक मेजर फ्लैंक और एक माइनर फ्लैंक। तो आपको फ्लैंक समझ में आया। उसके बाद थर्ड है, ये देख लो, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दो पोर्शन हो गए आपके फ्लैंक। उसके बाद थर्ड है हमारी फेस। हम अब कटिंग टूल का पार्ट देख रहे हैं, अब देखने वाले हम थर्ड फेस। कटिंग टूल का फेस क्या होता है, मैं जो भी लिख रहा हूँ आप राइट डाउन कर लो। फेस यानी क्या? ये कटिंग टूल का मुंह होता है, मुंह। जब आप कटिंग टूल से मटेरियल रिमूव करने का कार्य करते हैं तब क्या होता है, जो मटेरियल रिमूव होता है तो उसमें से चिप्स निकलते हैं। वो चिप्स निकलने के बाद वो चिप्स बह जानी चाहिए। इसलिए जो पोर्शन होता है कटिंग टूल का फेस के ऊपर से ही कटिंग जो चिप्स निकल रही है फ्लो होती है। यानी कटिंग टूल की जो चिप्स निकल रही है, ये जो मटेरियल की चिप्स निकल रही है उसको फ्लो करने का कार्य फेस करता है। मैं आपको फेस की भी डायग्राम बताता हूँ। ये जो ऊपर से पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको फेस कहा जाता है। ये देखो, ऐसे जो ऊपर से, यानी जब आप टॉप से देखोगे शंख के आगे का पोर्शन जितना भी है उसको फेस कहा जाता है। ये जो पोर्शन है इसको फेस कहा जाता है, जिससे कटिंग टूल का जब मटेरियल काटने की क्रिया करता है तब जो चिप्स है उसको फ्लो होने के लिए जो पोर्शन है वो फेस कहा जाता है। आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कौन से पार्ट से कटिंग टूल की जो चिप्स है वो फ्लो होती है। तो जो फेस है, फेस के ऊपर से ही जो चिप्स है वो फ्लो होने का कार्य होता है। उसके बाद थर्ड हम देखने वाले है, तो इसमें देखा हमने टू इट इज यूज्ड टू फ्लो, इट इज यूज्ड टू फ्लो कटिंग मटेरियल चिप्स। उसके बाद है फोर्थ देखेंगे हम बेस। बेस यानी क्या? सिंपल है, बेस यानी जहां पर बैठता है। तो कटिंग टूल जब टूल होल्डर में बैठता है तो जो शैंक के नीचे का पोर्शन होता है उसको, जो शैंक के नीचे का पोर्शन होता है उसको बेस कहा जाता है। ये देखो मैंने यहाँ पर ड्राइंग में दिखाया है। ये हो गया आपका शैंक, पूरी की पूरी शैंक हो गई। उसके बाद ये हो गया फेस, ये फ्लैंक देखी। फ्लैंक के बाद जब कटिंग टूल होल्डर में बैठने वाला है तब जो जिस पोर्शन पर वो बैठता है उसको बेस कहा जाता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका बेस। ये क्या कार्य करता है? सिर्फ कटिंग टूल होल्डर में बैठने का कार्य करता है। जो जिस पर कटिंग टूल होल्डर में टूल पूरा का पूरा बैठता है उसको बेस कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे, आप सबको ये जो पार्ट है समझ में आ रहा है क्या? यदि किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज। एंड कटिंग एज, एंड साइड कटिंग एज।
कटिंग एज। अब ये जो दो पार्ट मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको मैं एंगल पढ़ाऊंगा, कटिंग टूल के जो एंगल है वो पढ़ाऊंगा, उस वक्त आपको ये जो दो पोर्शन है बार बार रिपीट होंगे, इसलिए इसको बारीकी से ध्यान दो। मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगा ये जो दो पोर्शन है ये क्या होते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर दिखाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो दिख रहा है आपको, इस साइड से जो दिख रहा है उसको साइड कटिंग एज कहा जाता है, और जो फ्रंट दिख रहा है उसको एंड कटिंग एज कहा जाता है। यानी जहाँ पर टूल का एंड होता है, इसको ध्यान में रखने के लिए मैं जो सिंपल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बताता हूँ। टूल का जहाँ पर एंड होता है उसको एंड कटिंग एज कहा जाता है, और टूल का जो साइड है, साइड से जो कटिंग एज बनती है उसको साइड कटिंग एज कहा जाता है। कौन सा भी यदि आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लोगे तो उसको दो कटिंग एज रहेगी। सिंगल पॉइंट है, लेकिन मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होगा तो भी उसको कौन से भी एक पॉइंट से कौन से भी एक कटिंग एज से वो मटेरियल काटने का कार्य करता है, इसलिए इसको साइड कटिंग एज और ये हो गया एंड कटिंग एज। जब आप टर्निंग की क्रिया करते हैं तब साइड कटिंग एज का कार्य होता है, और जब फेसिंग की क्रिया करते हैं तब एंड कटिंग एज का यूज किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा, ये हो गई आपकी साइड कटिंग एज और ये हो गए आपके एंड कटिंग एज। ये क्या करती है, जो कटिंग एज यानी ये मटेरियल रिमूव करने का कार्य करती है। क्या मटेरियल रिमूव करने का कार्य करती है। It is used to material remove। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा जो लास्ट के दो पॉइंट बचे वो देखेंगे हम। नोज कटिंग एज, नोज रेडियस और पॉइंट कटिंग और कटिंग टूल पॉइंट, कटिंग टूल पॉइंट, ये दो देखते हैं। अब ये जो है जहां पर भी आपके कटिंग साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज जहां पर मिलते हैं वहां पर एक शार्प पोर्शन बनता है। वो शार्प पोर्शन को ही पॉइंट कहा जाता है। कटिंग टूल का जो पॉइंट है उसी को ही जो कटिंग टूल का पॉइंट बनता है वहां पर उसको कटिंग टूल का पॉइंट कहा जाता है, जहां पर आपकी साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज मिलती है। ये देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये जो कटिंग है साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज जहाँ पर मिलती है वहां पर एक शार्प पॉइंट बनता है, उसको कटिंग टूल पॉइंट कहा जाता है, जिससे कटिंग की क्रिया होती है। तो आपको समझ में आया होगा, जहाँ पर एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज मिल रही है उसको कटिंग टूल पॉइंट कहा जाता है। और नोज यानी क्या, यदि इसी पॉइंट को रेडियस बनाया जाए, जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा रेडियस बनाया जाए तो उसको नोज रेडियस कहा जाता है। अब ये रेडियस क्यों बनाया जाता है, ये देखो जैसे कि ये क्या होगा, सबसे पहले टर्मिनल ऑफ साइड कटिंग एज एंड एंड कटिंग एज। साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज जहाँ पर मिलती है वहां पर नोज रेडियस या कटिंग टूल का पॉइंट बनता है। अब ये नोज रेडियस क्यों बनाया जाता है, जब आप शार्प पॉइंट रहता है कोई भी कटिंग टूल का, यदि शार्प पॉइंट होता है तो उससे क्या होता है कि जब आप बड़ा कट लगाते हो तो वो जल्दी घिस जाता है और मटेरियल पर जो सरफेस फिनिशिंग है वो भी नहीं आती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए इसका जो पॉइंट होता है वो जो शार्प पॉइंट उसको थोड़ा सा रेडियस बनाया जाता है, जिससे
सरफेस फिनिश भी अच्छे आए और जो कटिंग टूल की लाइफ है वो भी बढ़े। ये देखो यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा राउंड दिखाया है। तो आप कोई भी कटिंग टूल लोगे तो उसको यदि आपने रेडियस दे दिया तो आपको बार बार उसको रीग्राइंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने सबसे पहले देखा कटिंग टूल पॉइंट में, कटिंग टूल की जो पार्ट है उसको मैं रिवाइज करता हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा शैंक, शैंक के बाद हमने देखा फ्लैंक, फेस, बेस, एंड कटिंग एज क्या होती है, साइड कटिंग एज क्या होती है, और फिर लास्ट में हमने देखा नोज, रेडियस और कटिंग टूल पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर कटिंग टूल जो होता है उसका मॉडल भी दिखाया है, ये देखो, जिससे आपको जल्दी समझ में आए। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर मैंने पकड़ कर यहाँ पर कुछ डॉट दिख रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा पोर्शन हो गया आपका शैंक। शैंक के बाद फ्लैंक बताया था। तो ये साइड कटिंग एज और ये आपको एंड कटिंग एज दिख रही है। इसके नीचे साइड कटिंग एज के नीचे का जो पोर्शन है ये देखो, ये कार्बाइड का टूल है, इसके नीचे जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला और ये वाला, इसको फ्लैंक कहा जाता है। फ्लैंक के बाद हमने देखा फेस, फेस यानी टॉप से। अब हम टॉप से देख रहे हैं, टॉप से ये जो जितना भी पोर्शन दिख रहा है आपको इतना, इसको बोलते हैं फेस। यानी ये क्या करते हैं, जब मटेरियल कटिंग की क्रिया होती है तब चिप को बह जाने के लिए इसका कार्य होता है। उसके बाद हमने देखा बेस, बेस यानी क्या, ये शैंक हो गए आपकी, टॉप से यदि देखोगे तो ये शैंक हो गई। जब ये टूल किसी टूल होल्डर में होल्ड हो जाएगा तब जहाँ पर भी ये बैठता है उसको हम बेस कहा जाता है। यानी ये नीचे से जो भी पोर्शन आपको दिख रहा है उसको बेस कहा जाता है। उसके बाद है एंड कटिंग एज, ये देखो, ये इधर से टूल स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हो गया, तो इसको एंड कटिंग एज कहा जाता है। और इस साइड से देखेंगे तो ये इसको साइड कटिंग एज कहा जाता है। उसके बाद नोज, रेडियस और कटिंग पॉइंट, ये देखो मैंने इसको शार्प बनाए तो ये होगा आपका कटिंग टूल का पॉइंट। यदि इसको मैंने थोड़ा सा यदि रेडियस कर दिया होता तो ये आपका नोज रेडियस बन जाता। आई होप आप सबको ये समझ में आए होंगे। तो अब हम देखेंगे कटिंग टूल के एंगल, जो अलग अलग एंगल होते हैं वो देखेंगे हम। कटिंग टूल के अलग अलग एंगल, कौन से एंगल रहते कटिंग टूल को। तो एंगल देखने से पहले अब मैं आपको दो कटिंग की जो प्रोसेस रहती है वो बताता हूँ। अलग अलग दो प्रोसेस रहती है कटिंग की, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको जो एंगल रहते हैं वो जल्दी समझ में आए। आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो दो प्रोसेस है कटिंग की, जो प्रोसेस रहती है वो दो प्रकार की रहती है। पहली रहती है ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग, और दूसरी रहती है ऑब्लिक कटिंग, ऑब्लिक कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग का जरूरत क्या है, उसके बाद उसको कैसे डिफाइन किया जाता है वो आप देखेंगे हम। ऑर्थोगोनल कटिंग यानी जब कटिंग की क्रिया होती है तो जो टूल होता है वो वर्क पीस को परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री में सेट किया जाता है। जब आपका टूल वर्क पीस को 90 डिग्री में या फिर परपेंडिकुलर सेट किया जाता है तब वहां पर ऑर्थोगोनल कटिंग क्रिया होती है। ऑर्थोगोनल कटिंग क्रिया में दो पोर्शन रहते हैं। तो ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग में तीन फोर्सेस एक्ट होते हैं। जो ऑर्थोगोनल कटिंग है उस पर दो फोर्स एट टाइम कार्य करते हैं और ऑब्लिक कटिंग में तीन फोर्स कार्य करते हैं। ऑर्थोगोनल कटिंग को 90 डिग्री में सेट किया जाता है। तो इधर ध्यान दो, देखो ये हो गया आपका वर्क पीस, या आप इसको ऐसा आपने चक में होल्ड किया है। तब जो कटिंग टूल है, आपका कटिंग टूल है वो 90 डिग्री में सेट होता है ऐसा। ये होगा कटिंग टूल का पॉइंट। तो जब कटिंग टूल को 90 डिग्री में सेट किया जाता है तब यहाँ पर कटिंग से एक्सियल फोर्स
और सेकंड रहता है टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स, ये दो फोर्स यहाँ पर कार्य करते हैं। तो सिर्फ ध्यान में रखने का, जब ऑर्थोगोनल कटिंग होती है तब कौन से दो फोर्स कार्य करते हैं? एक होता है आपका एक्सियल फोर्स और सेकंड है टेंजेंशियल फोर्स। उसके बाद इसका जो यूज किया जाता है, जो आपका ऑर्थोगोनल कटिंग है, इसका यूज जब आप मटेरियल रिमूव हो जाता है तब फिनिश कर देना पड़ता है, तब और मटेरियल को 90 डिग्री में बनाए। जब दो स्टेप होती है उसको यदि 90 डिग्री में बनाना है तब आपको ऑर्थोगोनल कटिंग का यूज करना पड़ता है। यानी जब स्मॉल अमाउंट में आपको मटेरियल रिमूव करना है या फिर जो दो एजेस है उसको 90 डिग्री में बनाना है, तब आपको ऑर्थोगोनल कटिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्लिक कटिंग। ऑब्लिक कटिंग क्या है? ऑब्लिक कटिंग यानी जो आपकी कटिंग एज है, कटिंग टूल की कटिंग एज, जो मटेरियल आपको रिमूव करना है उसको 90 डिग्री में नहीं रहती है, या फिर आप 90 डिग्री से कम होगी या 90 डिग्री से ज्यादा होगी, तब आपका जो कटिंग एज आपकी कार्य करती है उसको और ऑब्लिक कटिंग कहा जाता है। मैडम से फोन आ गया। तो हमने ऑर्थोगोनल कटिंग में देखा कि जैसे उस पर दो फोर्स कार्यरत रहते, एक था टेंजेंशियल फोर्स और दूसरा था एक्सियल फोर्स। अब हम देखने वाले हैं ऑब्लिक कटिंग। ऑब्लिक कटिंग क्या है? ऑब्लिक कटिंग, ऑब्लिक कटिंग की जो क्रिया है वो ज्यादा से ज्यादा, जब आपको कटिंग टूल से ज्यादा मटेरियल रिमूव करना होता है उस टाइम आपको और तो ऑब्लिक कटिंग की क्रिया, उस टाइम आपको ऑब्लिक कटिंग का प्रयोग करना पड़ता है। यानी जैसे कि ये आपका वर्क पीस है, इसको यदि आपने आपका जो कटिंग टूल है उसको एंगल में सेट कर दिया, ये देखो, तो अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर, जब हमने ऑर्थोगोनल कटिंग में देखा तब ये जो कटिंग पॉइंट है वो कटिंग पॉइंट यहाँ पर ऐसा परपेंडिकुलर था, यानी जॉब को 90 डिग्री में सेट किया था। लेकिन जब हम ऑब्लिक कटिंग की क्रिया करते तो उस टाइम जो आपका कटिंग टूल है वो एंगल में सेट किया जाता है, यानी वो 90 डिग्री से कम होगा या 90 डिग्री से ज्यादा होगा। अब आप कहेंगे कि ये एंगल में क्यों सेट किया जाता है? जब हम इसको एंगल में सेट करते हैं तो जैसे कि हमने ऑर्थोगोनल कटिंग में देखा था, उस पर जब हमने 90 डिग्री में सेट किया तो उस पर दो फोर्स कार्यरत थे, एक था एक्सियल फोर्स और दूसरा था टेंजेंशियल फोर्स। लेकिन जब हम ऑब्लिक कटिंग की क्रिया करते हैं तब जो कटिंग एज है, जो कटिंग टूल है उस पर तीन फोर्स कार्यरत करते हैं। एक है एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स, दूसरा है टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, और तीसरा रहता है रेडियल फोर्स। यानी जब आप टूल को एंगल में सेट करोगे तो आपका जो कटिंग एज है वो तीन भागों में डिवाइड हो जाएगी। यानी जब आप कटिंग टूल को ऑब्लिक कटिंग की क्रिया करते हैं तब या जो आपका टूल है वो एंगल में सेट किया जाता है। इससे आप जब बड़ा कट लोगे तब जो कटिंग एज है उस पर ज्यादा लोड, ज्यादा फोर्स नहीं आता है, क्योंकि वो एंगल में रहती है। जो पॉइंट रहते हैं कटिंग पॉइंट उस पर ज्यादा लोड नहीं आता है, इससे आप ज्यादा से ज्यादा मटेरियल निकाल सकते हो। यहाँ पर तीन फोर्स कार्य करते हैं, ये ध्यान में रखिए। एक है एक्सियल, दूसरा है टेंजेंशियल, तीसरा है रेडियल फोर्स। इसके बाद हम देखेंगे अब अलग अलग एंगल कटिंग टूल के। कटिंग टूल के जो एंगल है उसको चार टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहले है
कटिंग टूल एंगल। सबसे पहला है क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल। दूसरा है रिलीफ एंगल, रिलीफ एंगल। उसके बाद थर्ड है रेक एंगल, और चौथा है प्रोफाइल एंगल, प्रोफाइल एंगल। अब मैं आपको एक एक एंगल एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपका क्लियरेंस एंगल है उसको और 4 टाइप में डिवाइड किया है। लेकिन क्लियरेंस एंगल क्या होता है सबसे पहले वो देखेंगे। जब हम कटिंग टूल से मटेरियल रिमूव करने की क्रिया करते हैं उस टाइम जब वो मटेरियल रिमूव होता है तो वो जो रिमूव हो रहा है मटेरियल वो हमारे कटिंग टूल के संपर्क में ना आए, वो मटेरियल हमारे कटिंग टूल के संपर्क में ना आए, और उसी के साथ जो हमारा कटिंग पॉइंट है वो ग्राइंडिंग करते समय शार्प कटिंग पॉइंट बने। इसलिए कटिंग टूल का जो एक्सेस मटेरियल है वो रिमूव कर दिया जाता है, यानी ग्राइंडिंग करके उसको निकाला जाता है, और जो कटिंग पॉइंट है उसको शार्प बनाया जाता है। तो उस क्रिया को क्लियरेंस एंगल कहा जाता है। यानी जो हमारा एक्सेस मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, इसमें रिमूव कर देते हैं। जो क्लियरेंस एंगल है वो 3 टाइप में डिवाइड किए। सबसे पहला है फ्रंट क्लियरेंस एंगल, फ्रंट क्लियरेंस एंगल। फ्रंट क्लियरेंस एंगल यानी क्या, ये देखो मैंने यहाँ पर ड्राइंग में दिखाया है। मैंने जैसे कि आपको पहले जब हमने पार्ट देखे तो उसमें मैंने बताया एक था ये साइड कटिंग एज और एक थी एंड कटिंग एज। एंड कटिंग एज से एंड कटिंग एज को यदि मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, एक इमेजिनरी पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो जो पैरेलल लाइन और जो एंगल है इसमें का जो मटेरियल रहता है वो यदि रिमूव कर दिया जाए, यानी एंड कटिंग एज से नीचे का मटेरियल मैंने बेस तक यदि रिमूव कर दिया जाए तब जो एंगल बनता है उसको हम फ्रंट क्लियरेंस एंगल कहा जाता है। ये देखो यहाँ पर तो फ्रंट क्लियरेंस एंगल क्यों दिया जाता है, जब आपको मटेरियल रिमूव करने की क्रिया कर रहे हो तो जो आपका आगे का पोर्शन है वो जो आपके संपर्क में ना आए, इसलिए ये एंगल दिया जाता है। सेकंड है हमारा साइड क्लियरेंस एंगल। सेकंड है साइड क्लियरेंस एंगल। साइड क्लियरेंस एंगल यानी क्या, जब ये देखो यहाँ पर मैंने दिखाया आपकी जो साइड कटिंग एज है, साइड कटिंग एज को यदि आपने एक इमेजिनरी उसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी तब जो एंगल बनता है उसको साइड क्लियरेंस एंगल कहा जाता है। यानी जो साइड कटिंग एज है उसके नीचे का जितना पोर्शन है वो यदि आप ग्राइंड करके निकाल दिए दोगे तब जो आपका एंगल बनेगा उसको साइड क्लियरेंस एंगल कहा जाता है। ये यहाँ पर मैंने दिखाया है साइड क्लियरेंस एंगल। फ्रंट क्लियरेंस एंगल आपको 5 से 8 डिग्री में आप उसको ग्राइंड कर सकते हैं, और जो साइड क्लियरेंस एंगल है उसको आप 0 से 30 डिग्री में ग्राइंड कर सकते हो। उसके बाद ये थर्ड टॉप क्लियरेंस एंगल। टॉप क्लियरेंस एंगल, टॉप क्लियरेंस एंगल को ही साइड रेक एंगल कहा जाता है। साइड रेक एंगल। टॉप रेक एंगल और साइड रेक एंगल क्यों दिया जाता है, जब आप कटिंग टूल से मटेरियल रिमूव करने की क्रिया करते हो तब जो आपकी कटिंग चिप्स निकलती है, जो कटिंग होकर जो चिप्स निकलती है वो बह जानी चाहिए, वो बह जानी चाहिए, और जो भी चिप्स निकल रही है वो ऊपर की साइड में आनी चाहिए, यानी अपवर्ड आनी चाहिए, इसलिए ये एंगल दिया जाता है। ये यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये देखो यहाँ पर ये जितना भी पोर्शन है इसको साइड रेक एंगल या
टॉप रेक एंगल कहा जाता है। उसके बाद है रिलीफ एंगल। रिलीफ एंगल जो है वो भी दो टाइप के, उसमें पहला है फ्रंट रिलीफ एंगल, फ्रंट रिलीफ एंगल, फ्रंट रिलीफ एंगल यानी जब आप, ये देखो यहाँ पर मैंने दिखाया है फ्रंट रिलीफ एंगल, जब आप फ्रंट क्लियरेंस एंगल और साइड क्लियरेंस एंगल को ग्राइंड करते हो तब वो दोनों जहां पर भी मिलते हैं, दोनों जहां पर मिलते हैं वहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनती है। वो स्ट्रेट लाइन यानी वो स्ट्रेट लाइन कहाँ पर बनती है, एग्जैक्ट आपके कटिंग पॉइंट के नीचे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको कटिंग टूल में दिखाता हूँ, ये देखो, ये मैंने यहाँ से साइड क्लियरेंस एंगल ग्राइंड किया और इस साइड से मैंने ये कटिंग, ये फ्रंट क्लियरेंस एंगल ग्राइंड किया, तब ये जो कटिंग पॉइंट है इसके नीचे ऐसे एक पोर्शन बनता है, उसको कहा जाता है फ्रंट रिलीफ एंगल। वो जो पोर्शन बनता है उसको ग्राइंड करके निकाला जाता है, उसको कहा जाता है फ्रंट रिलीफ एंगल। फ्रंट रिलीफ एंगल कभी भी 1 से 2 डिग्री में ग्राइंड किया करना चाहिए, जिससे जब आप मटेरियल रिमूव करने की क्रिया करोगे तो सिर्फ आपका कटिंग पॉइंट ही जॉब के संपर्क में आए। उसके बाद सेकंड है साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल। अब साइड रिलीफ एंगल क्या होता है, जब आप पार्टिंग की क्रिया करते हो, जब दो पार्टिंग करना है, ग्रो करना है या काउंटर ग्रो करना है, तब आपका जो कटिंग टूल है, कटिंग टूल का कटिंग पॉइंट ही सिर्फ जॉब के संपर्क में आए। पीछे का पोर्शन जितना, कटिंग टूल का जो पीछे का पोर्शन है, जो मटेरियल आपने रिमूव किया है उसके संपर्क में ना आए, इसलिए जो एंगल दिया जाता है उसको बैक रेक एंगल या साइड रेक एंगल कहा जाता है। ये देखो मैंने यहाँ पर ड्राइंग में दिखाया है, ये देखो, ये हो गया आपका बैक रेक एंगल या साइड रेक एंगल। उसके बाद देखेंगे हम रेक एंगल क्या होता है, ये बैक रिलीफ एंगल या साइड रिलीफ एंगल का है। उसके बाद देखेंगे हम रेक एंगल क्या होता है। रेक एंगल यानी जब आप टूल से मटेरियल रिमूव करने की क्रिया करते हो तो जो चिप्स निकलती है वो चिप्स आसानी से ऊपर की साइड आए और बह जाए कूलेंट के साथ, इसलिए जो एंगल ग्राइंड करके दिया जाता है टूल को उसको रेक एंगल कहा जाता है। रेक एंगल 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है पहला पॉजिटिव रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल। पॉजिटिव रेक एंगल यानी क्या, आपका जो कटिंग टूल का कटिंग एज है, कटिंग एज के साइड में, ये देखो यहाँ पर, ये हो गया आपकी साइड कटिंग एज। साइड कटिंग एज की साइड पर जो कटिंग पॉइंट है, कटिंग पॉइंट से साइड कटिंग एज की ओर, जितना साइड कटिंग एज की ओर मटेरियल स्लोप देकर रिमूव किया जाता है, यानी ये देखो मैंने यहाँ पर ड्राइंग में दिखाया है, ये देखो, ये हो गया आपका कटिंग पॉइंट। कटिंग पॉइंट से साइड कटिंग एज की ओर मटेरियल ग्राइंड करके निकाला जाता है, जिससे आपकी जो कटिंग एज है वो, जो कटिंग करने के बाद जो मटेरियल निकलता है उसके वो अपवर्ड डायरेक्शन में आए और बह जाए, इसलिए जो एंगल दिया जाता है उसको पॉजिटिव रेक एंगल कहा जाता है। उसके बाद 30 सेकंड नेगेटिव रेक एंगल। नेगेटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल यानी आपकी साइड कटिंग एज से कटिंग पॉइंट की ओर जो मटेरियल है, जो एंगल दिया जाता है उसको नेगेटिव रेक एंगल कहा जाता है। ये देखो यहाँ पर, ये हो गया आपकी साइड कटिंग एज। साइड कटिंग एज से आगे पॉइंट की ओर एंगल दिया जाता है टूल को, उसको कहा जाता है नेगेटिव रेक एंगल। नेगेटिव रेक एंगल ज़्यादा से ज़्यादा कार्बाइड टूल को दिया जाता है।
जब आप नेगेटिव रेक एंगल दोगे तो आप बड़े बड़े कट भी ले सकते हो और आपका जो कटिंग पॉइंट है वो जल्दी घिसता भी नहीं है। उसके बाद है जीरो रेक एंगल। जीरो रेक एंगल, जीरो रेक एंगल यानी जो आपका कटिंग पॉइंट से साइड कटिंग की एज की ओर किसी भी प्रकार का एंगल नहीं दिया जाता है। यानी ये देखो यहाँ पर ये कटिंग टूल है, ये कटिंग टूल का कटिंग पॉइंट से साइड कटिंग एज की ओर किसी भी प्रकार का मैंने यहाँ पर एंगल नहीं दिया है, इसको कहा जाता है जीरो रेक एंगल। उसके बाद हम देखेंगे प्रोफाइल एंगल। प्रोफाइल एंगल को भी दो टाइप में डिवाइड किया है। पहला है फुल प्रोफाइल एंगल और दूसरा है हाफ प्रोफाइल एंगल। हाफ प्रोफाइल एंगल। अब ये फुल प्रोफाइल और हाफ प्रोफाइल एंगल क्या होता है ये देखो। ये हो गया आपका कटिंग टूल। कटिंग टूल को दोनों साइड से यदि आपने उसको सेम यानी सेंटर में छोड़कर सेंटर में कटिंग पॉइंट लेकर दोनों साइड से यदि उसको ग्राइंड कर दिया तो उसको फुल प्रोफाइल एंगल कहा जाता है, और एक साइड से ही ग्राइंड कर दिया तो उसको हाफ प्रोफाइल एंगल कहा जाता है। तो दोस्तों इसी का हमने यहाँ पर देखा, ये था हमारा टॉप रेक एंगल या साइड रेक एंगल। उसके बाद फ्रंट क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल। उसके बाद यहाँ पर रिलीफ एंगल बना था, ये थी हमारी साइड कटिंग एज और ये थे एंड कटिंग एज। फ्रंट रिलीफ एंगल को 1 से 2 डिग्री में ग्राइंड करना चाहिए और साइड रिलीफ एंगल को भी 1 से 2 डिग्री में ग्राइंड करना चाहिए। तो आज हमने देखा डेफिनेशन ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी जो कटिंग टूल का जो नोमेनक्लेचर है उसकी डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने देखा डिफरेंस बिटवीन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, वो भी हमने देखा। उसके बाद देखा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के कौन से पार्ट होते हैं। अब आज हमने हर एक पार्ट को अच्छे से समझ लिया, मैंने हर एक की आपको ड्राइंग भी दिखाई। उसके बाद ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग करने की क्रिया क्या है, ऑब्लिक कटिंग ऑब्लिक कटिंग की क्रिया क्या होती है, वो भी आज हमने देखा। उसके बाद देखा हमने एंगल और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के कौन से एंगल है वो देखे। उसमें हमने देखा जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एंगल है उसको 4 अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया है। पहली थी क्लियरेंस एंगल, दूसरी थी रिलीफ एंगल, तीसरी थी रेक एंगल और चौथी थी प्रोफाइल एंगल। क्लियरेंस एंगल को और 3 टाइप में क्लासिफाई किया है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल और टॉप क्लियरेंस एंगल। उसके बाद जो रिलीफ एंगल है, रिलीफ एंगल को भी 2 टाइप में क्लासिफाई किया है, एक फ्रंट रिलीफ एंगल और साइड रिलीफ एंगल। उसके बाद रेक एंगल को और 3 टाइप में क्लासिफाई किया है। पहली वाली है पॉजिटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल और जीरो रेक एंगल। उसके बाद हमने देखा प्रोफाइल एंगल। प्रोफाइल एंगल को भी 2 टाइप में क्लासिफाई किया है, पहला है फुल प्रोफाइल एंगल और सेकंड है हाफ प्रोफाइल एंगल। तो यदि आपको ये जो कटिंग टूल के अलग अलग एंगल और पार्ट को अच्छे से समझना है तो आपको कम से कम 1 से 2 बार आपको खुद ने टूल को ग्राइंड करना चाहिए, जिससे आप जब खुद ग्राइंडिंग मशीन पर उसको ग्राइंड करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी ये समझ में आएगा। इसके बाद जो हम चैप्टर लेने वाले वो है कटिंग टूल का मटेरियल। कटिंग टूल का कौन से मटेरियल रहते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यदि इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और यदि इसके बाद आप जब कटिंग टूल को ग्राइंडिंग करोगे तब भी आपको यदि कुछ भी प्रॉब्लम आए तब भी आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।